नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अरे, जिसका चेहरा कोई दिन में देखे तो बेहोश हो जाए, आप लोग चाहते हैं मैं उसका चेहरा पूरी जिंदगी देखूं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीऊं या मरूं, लेकिन मैं उस शैतान से दिखने वाले आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी हरगिज बर्बाद नहीं करूंगी। आरोही ने चिल्लाते हुए अपने पापा से कहा। दरअसल आरोही के पिता ने दिल्ली के रईस खानदानों में से एक रायजादा खानदान तक अपनी पहुंच बनाने के लिए आरोही की शादी रायजादा खानदान के इकलौते वारिस विक्रम रायजादा से तय कर दी थी, वो भी आरोही से बिना पूछे। विक्रम की शख्सियत के बारे में तरह तरह की बातें होती थी। कोई कहता था कि उसकी शक्ल शैतान की शक्ल जैसी है, तो कोई कहता था कि विक्रम लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है और बस चंद दिनों का ही मेहमान है। लेकिन विक्रम के बारे में हकीकत में कुछ और ही था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। आरोही को समझ आ गया था कि उसके पिता ने अपने फायदे के लिए उसका सौदा करने का फैसला कर लिया है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो ही बाप है जो उसके पैदा होने पर खुशी से झूम उठा था। आरोही, उसकी माँ और महेश्वर एक छोटा और खुशहाल सा परिवार थे। लेकिन लगभग 14 साल पहले महेश्वर सुधा से मिला और प्यार में पड़ गया। उसी प्यार का नतीजा अनन्या थी। आरोही की सगी माँ वो सदमा सह नहीं पाई और उसने अपनी सुध खो दी। उसके बाद तो महेश्वर जैसे एक दूसरा आदमी बन चुका था। उसका सारा ध्यान, समय और प्यार सुधा और अनन्या का था। आरोही के लिए तो उसके पास था तो बस नफरत, दुत्कार और पिटाई। महेश्वर आरोही के साथ ऐसा बर्ताव करता था जैसा कोई जानवरों के साथ भी ना करे। आरोही के लिए महेश्वर बहुत पहले ही मर चुका था, इसलिए वो उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। सुधा आरोही के पास आई और अच्छा बनने का नाटक करते हुए बोली, बेटा तुम हमें गलत समझ रही हो। दरअसल रायजादा खानदान से विक्रम का रिश्ता अनन्या के लिए आया था, पर जब घर की बड़ी बेटी कुंवारी हो तो हम छोटी बेटी के हाथ पीले कैसे कर सकते हैं। बस इसीलिए हमने तुम्हारा रिश्ता विक्रम के साथ तय कर दिया है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें नाराज होने की क्या बात है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे, रायजादा परिवार की बहू बनने का सौभाग्य तो खुशकिस्मती से मिलता है। तुम्हारे तो भाग खुल गए। ये सुनकर आरोही ने कह दिया, मैंने कहा ना, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा, महेश्वर ने कहा। अब आरोही ने अपना आपा खो दिया था। उसने कह दिया, आपको क्या लगता है मैं कुछ समझती नहीं? अरे, आप लोगों को रायजादा परिवार के तलवे चाटने का मौका चाहिए था, लेकिन अपनी लाडली बेटी अनन्या की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे तो मुझे बलि का बकरा बना दिया। अगर ये रिश्ता लाखों में एक है तो करा दो ना अनन्या की उस बदसूरत विक्रम से शादी। आरोही के इस करारे जवाब से सुधा और महेश्वर नजरें चुराने लगे, क्योंकि यही सच था। अनन्या के लिए रायजादा खानदान से रिश्ता आया था। ये सुनकर सुधा और महेश्वर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों ही रायजादा खानदान से जुड़ना चाहते थे, लेकिन विक्रम जैसे अपाहिज और कुरूप इंसान के साथ अपनी बेटी अनन्या का रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते थे। हालांकि उन्हें ये भी पता था कि रायजादा खानदान का समधी बनना मतलब लॉटरी हाथ लग जाने जैसा था, इसलिए वो लोग ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। तभी सुधा के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अनन्या की जगह आरोही के रिश्ते का प्रस्ताव रख दिया। देखो बेटा, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम उस बड़े खानदान का हिस्सा बनो ताकि तुम्हारी लाइफ बन जाए। सुधा ने अपना नाटक जारी रखते हुए आरोही से कहा, आपको मेरी कितनी फिक्र है ये मैं अच्छी तरह समझती हूँ, इसलिए अपना ये नाटक बंद करो और एक बात अच्छी तरह समझ लो कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी, एंड दैट्स फाइनल। ये कहते हुए जैसे ही आरोही वहां से निकलने के लिए मुड़ी, तभी सुधा ने तुरंत कहा, अगर तुझे अपनी सगी माँ से मिलने का मौका मिले तब भी नहीं। सुधा के पास अपने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल करने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। उसने आगे कहा, मैं और तेरे पापा जानते हैं कि तेरी माँ इस वक्त कहाँ है। ये सुनकर आरोही स्तब्ध हो गई। उसकी सख्ती जैसे बेबसी में बदल गई।
कुछ दिन पहले ही हमें मिली थी वो, सुधा ने आगे बताया और फिर महेश्वर की तरफ देखकर इशारा किया। महेश्वर ने साइड टेबल के ड्रॉर से कुछ तस्वीरें निकाली और आरोही की तरफ फेंकी। आरोही ने जल्दी से वो तस्वीरें उठाई और देखने लगी। उसके आंसू जो अब तक उसके साहस के बांध से रुके हुए थे वो छूट गए और बहने लगे। उन तस्वीरों में वाकई में आरोही की सगी माँ ही थी, जो किसी जगह पर बैठी हुई थी। सालों पहले अपनी सुध खोने के बाद आरोही की माँ एक पागल खाने में रहने लगी थी। आरोही उनसे मिलने रोज जाया करती थी। ये एक तरीका था जिससे वो अपनी माँ के पास रह सकती थी। लेकिन कुछ महीनों पहले आरोही का ये इकलौता सुख भी उससे छिन गया। उसकी माँ अचानक कहीं गायब हो गई थी और वो कहाँ चली गई ये किसी को पता नहीं था। आरोही उसे हर रोज ढूंढती थी, पर निराशा ही हाथ लगती। इसलिए आज जब सुधा ने आरोही की माँ का नाम लिया तो उसके कदम थम गए। अगर तुझे अपनी माँ से मिलना है तो इस शादी के लिए हाँ कर दे, वरना जिंदगी भर तू उसकी शक्ल भी नहीं देख पाएगी। ये सुनने के बाद आरोही के पास और कोई चारा नहीं बचा था। अपनी माँ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए उसने रिश्ता मंजूर कर लिया। आरोही और विक्रम दोनों के परिवार को इस शादी की जल्दी थी, इसलिए अगले ही दिन आरोही की विक्रम से शादी रचाई गई। ये शादी रायजादा खानदान में रखी गई किसी भी शादी से बिल्कुल अलग थी। शादी में कुछ गिने चुने मेहमान ही शामिल थे। शादी के मंडप में जब आरोही बैठी थी तब विक्रम वहां व्हील चेयर पर आया था। आरोही ने विक्रम का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन सेहरा पहना होने की वजह से वो विक्रम की शक्ल नहीं देख पाई। शादी होने के बाद जब आरोही विक्रम के कमरे में पहुंची तो उसके कदम अचानक से रुक गए। उस कमरे में सिर्फ एक लाल रंग की रोशनी थी, जो कि एक लाल रंग की मोमबत्ती की लाल लौ से आ रही थी। विक्रम बिस्तर पर लेटा हुआ था। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बेजान लाश वहां पड़ी हुई है। आरोही ये सोच रही थी, तब उसे विक्रम की आवाज सुनाई दी। वहां क्या कर रही हो? यहाँ मेरे पास आओ। ये आवाज सुनकर आरोही सोचने लगी कि ऐसे बेजान अवस्था में पड़े आदमी की आवाज इतनी करारी कैसे हो सकती थी, और साथ ही साथ उसे ये भी लगा कि यह आवाज उसने पहले कहीं सुनी है। इसी सोच में वो धीरे से चलते हुए बेड के पास आई। आरोही के नजदीक आते ही विक्रम को एक खास तरह की खुशबू महसूस हुई। इस खुशबू से विक्रम को कुछ याद आने लगा। ये वही खुशबू थी जो उस रात उसे होटल इंपीरियल के कमरे में महसूस हुई थी। दरअसल आरोही या विक्रम दोनों में से किसी को नहीं पता था कि वो पहले एक बार मिल चुके हैं। 2 दिन पहले आरोही का 20वां बर्थडे था और उसकी सौतेली बहन अनन्या ने होटल इंपीरियल के कमरे में आरोही को सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। पर यह सब करने के पीछे अनन्या का एक छुपा मकसद था, मगर भोली आरोही को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वहां पर अनन्या ने एक ड्रिंक में कुछ मिलाया और आरोही को पकड़ा दिया, जिसे पीते ही आरोही को कुछ अजीब सा लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसे होश तो था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वो बिस्तर पर गिर गई। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अनन्या ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कमरे की लाइट्स ऑफ की और आरोही को ऐसी हालत में अकेले छोड़कर चली गई। अब वहां पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। थोड़ी देर बाद एक तेज आवाज के साथ उस कमरे का दरवाजा खुला। आरोही ने बड़ी मुश्किल से दरवाजे की ओर देखा तो उसे एक इंसान की परछाई धीरे धीरे भारी कदमों के साथ अपनी तरफ आते हुए महसूस हुई। उस परछाई ने आरोही के पास आते हुए कहा, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी करूंगा। वो एक आदमी की आवाज थी। आरोही को लग रहा था कि वो आवाज किसी दूसरी दुनिया से आ रही थी। उस आवाज में मानो जहर घुला था। मदद करो, उस आदमी ने फिर कहा। उस नशे की हालत में आरोही सोचने लगी कि वो किस मदद की बात कर रहा था। वो उस परछाई का चेहरा नहीं देख पा रही थी, पर उसकी पैनी आंखें साफ साफ दिख रही थी।
इतने अंधेरे में भी उन आंखों में उसे रूखापन और गर्व साफ साफ दिखाई दिया। अगले दिन आरोही को जब होश आया तब तक दोपहर हो चुकी थी। उसने अपने आसपास देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि अब वो होटल इंपीरियल के उस कमरे में नहीं थी जहां वो पिछली रात बेहोश हुई थी, बल्कि एक सड़क के किनारे किसी नाले के पास पड़ी थी। वो मुश्किल से उठ खड़ी हुई। उसने देखा तो उसके कपड़े मिट्टी और कीचड़ से लथपथ थे। उसके पूरे शरीर पर लाल और नीले घाव थे और उसके पूरे बदन में बेहिसाब दर्द हो रहा था। आरोही को ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि पिछली रात उसके साथ उसके जन्मदिन पर जबरदस्ती की गई थी। ये एहसास होते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि आरोही को पता नहीं था कि उसके कमरे में जो आदमी आया था वो विक्रम ही था, और विक्रम को भी नहीं पता था कि उसकी जिससे मुलाकात हुई थी वो आरोही थी। उल्टा विक्रम को ये गलत फहमी थी कि उसकी अनन्या से मुलाकात हुई थी, और इसकी भी एक वजह थी। होटल इंपीरियल के कमरे में आरोही के बर्थडे की रात को आरोही को नशे वाला ड्रिंक पिलाने के बाद अनन्या को लगा कि अब उसका प्लान कामयाब होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए वो आरोही को होटल में बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से निकल गई थी। दरअसल उसने कुछ गुंडों को आरोही पर हमला करने भेजा था, लेकिन वो गुंडे गलती से किसी और होटल पहुंच गए थे, और इस तरफ आरोही के कमरे में वो आदमी पहुंचा था जो अब आरोही का पति था, विक्रम रायजादा। अगली सुबह तक आरोही के बारे में कोई खबर नहीं आई, तो अनन्या फिर एक बार होटल के कमरे में पहुंची। तब उसे पता चला कि आरोही तो जा चुकी थी। वो वहां से निकलने ही वाली थी कि कमरे में उसे एक अंगूठी पड़ी मिली। उस अंगूठी का सोना साफ बेदाग चमक रहा था और उसके बीचों बीच एक बड़ा सा नग लगा हुआ था। इसे बेचकर तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, अनन्या ने मन ही मन सोचा। वो उस अंगूठी की चमक से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। उसने अंगूठी को हाथ में पहना और वहां से निकलने के लिए जैसे ही मुड़ी कि होटल के रूम के दरवाजे पर उसे एक आदमी खड़ा दिखा। उसे देखकर अनन्या चौंक गई। उस आदमी ने अनन्या से पूछा, क्या तुमने ही कल रात हमारे मालिक की जान बचाई थी? ये सुनकर अनन्या कंफ्यूज हो गई। उस आदमी ने उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये अंगूठी मेरे मालिक की है जो कल रात। इतना कहकर वो थोड़ा रुका और फिर पूछा, क्या तुमने ही कल रात उनकी जान बचाई थी? अनन्या की चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए बचने के लिए उसने बेझिझक झूठ कह दिया, जी अब वो मैं ही हूं। हमारे मालिक रायजादा खानदान के वारिस विक्रम रायजादा हैं। ये अंगूठी उन्हीं की है। तुम ये अंगूठी मुझे दे दो और भरोसा रखो कि तुम्हें इसका बहुत शानदार इनाम मिलेगा। उस आदमी ने अनन्या को आश्वस्त किया। अनन्या को अब जाकर समझ आया कि उसके सामने खड़ा आदमी विक्रम रायजादा का नौकर था। हालांकि इनाम के लालच में आकर अनन्या ने वो अंगूठी उस आदमी को दे दी। अनन्या को इनाम मिला भी, लेकिन पैसों के रूप में नहीं, बल्कि विक्रम रायजादा से शादी के प्रस्ताव के रूप में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुधा और महेश्वर के लालच की वजह से विक्रम की शादी उसी लड़की से हुई जिसके साथ असल में विक्रम की मुलाकात हुई थी। इस वजह से आरोही को भी ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम की आवाज उसने पहले भी सुनी है। आरोही अपने ख्यालों में थी। तभी विक्रम के मजबूत हाथ उसकी कमर में आकर लिपट गए और उसने आरोही को अपने पास खींच लिया। अब जाकर आरोही ने विक्रम का चेहरा देखा और इसी के साथ उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आरोही को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। ऐसा क्या देख लिया था आरोही ने? कैसे बचाई थी आरोही ने विक्रम की जान? क्या वाकई में सुधा और महेश्वर को आरोही की मां का ठिकाना पता था, या फिर उन लोगों ने सिर्फ आरोही की शादी करवाने के लिए झूठ कहा था? क्या अंजाम होगा इस जबरदस्ती की शादी का? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।